हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो इस वीडियो में हम लोग जीएस का सेट नंबर 8 अटेम्प्ट करेंगे और एनालिसिस करेंगे। तो हमने जो स्टार्ट किया है, एंड प्लीज़ गाइस डू अटेम्प्ट इट बिकॉज ये प्रीवियस ईयर मतलब 2025 जो एसएससी एग्ज़ाम्स हुए थे उसके ही क्वेश्चंस हैं। और मतलब जो जो टॉपिक्स पूछे गए हैं बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। देर इज़ नो चेंज इन द क्वेश्चन फॉर्मेट ऑल्सो। सो प्लीज़ गाइज टू अटेम्प्ट इट इन अ क्विज फॉर्मेट ऑल्सो। क्विज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो गो एंड जॉइन एंड अटेम्प्ट द क्विज। हार्डली इट विल टेक 5 minutes of you to attempt the quiz. So let's start with the first question. Which of the following best describes the cultural significance of MIM in Mimkut Festival? MIM in Mimkut Festival. तो ये जो मिमकुट फेस्टिवल है, ये तुम्हारा पहले बताओ कि ये क्या है। ये एक तरीके से पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये। एंड ये मतलब अराउंड अगस्त या सितंबर के अराउंड मनाया जाता है, बट समटाइम्स इन जनवरी ऑल्सो इट इज़ सेलिब्रेटेड। ठीक है, कौन सेलिब्रेट करता है? कुकी सब ट्राइब सेलिब्रेट करती है इसको। मीज़ो और कुकी जो होते हैं, मीज़ो एंड कुकी, मिज़ोरम का फेस्टिवल है ये। कुकी ट्राइब्स होती हैं। एंड टू मार्क द हार्वेस्ट ऑफ मेज़ एंड मिलेट। ठीक है, मिम से याद रखो मेज़ और मिलेट। टू मार्क द हार्वेस्ट ऑफ मेज़ एंड मिलेट। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया था कि क्या डिस्क्राइब करता है मिम। तो जो मिम है तुम्हारा वो डिस्क्राइब करता है द लास्ट हार्वेस्ट रिप्रेजेंटिंग द सर्वाइवल एंड लव। तो ये जो फेस्टिवल है बेसिकली इसको हम लोग फेस्टिवल ऑफ डेड के नाम से भी जानते हैं। फेस्टिवल ऑफ डेड। ये उन लोगों को ऑनर करता है जो मतलब किसी के परिवार में किसी की डेथ हो गई है, तो उनको एक तरीके से ऑनर करता है डिसीज्ड लव्ड वंस को, पर्टिकुलरली दोस्त जो प्रीवियस ईयर पिछले साल मतलब दे हैव पास्ड अवे। सो ये उसी से रिलेटेड है, तो इसका आंसर सी हो गया। ठीक है, और मिमकुट हो गया। और फेस्टिवल होते हैं, जैसे ये जो फेस्टिवल है थोड़ा सा रिलेटेड होता है मिज़ोरम के और फेस्टिवल होते हैं। कुट अगर आ गया तो जैसे कुट अगर शब्द आ गया तो मिज़ोरम ही लगा देना तुम। तो होता है तुम्हारा चापचर कुट। मिज़ोरम के और फेस्टिवल्स कौन कौन से होते हैं? एक तुम्हारा चापचर कुट होता है, चापचुर होता है शायद, चापचुर कुट और पाल कुट। पॉल कुट, कुट से याद रखना मिज़ोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कितना ही इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है खर्ची पूजा। खर्ची पूजा हमको पता है कि त्रिपुरा का फेस्टिवल है। और कितने डाइटीज़ पूछा गया है इसमें, तो टोटल तुम्हारे 14 डाइटीज़ होते हैं। ये तुम्हारे इतने इन 14 डाइटीज़ का वर्शिप होता है इस खर्ची पूजा में। तो ये हिंदू फेस्टिवल होता है त्रिपुरा का। और इसमें तुम अगर नॉर्मली इसको अगरतला के, त्रिपुरा की जो कैपिटल है तो अगरतला, कौन सा टेम्पल रिलेटेड है इससे, कहाँ कौन से टेम्पल में? तो ये तुम्हारा चतुर्दश, चतुर्दश इज़ 14 ओनली। चतुर्दश देव, चतुर्दश को इंग्लिश में 14 ही बोलते हैं। देव टेम्पल, देवता टेम्पल, बल्कि देवता टेम्पल जुलाई के महीने में मनाया जाता है। इन द मंथ ऑफ जुलाई 7 डेज़ का फेस्टिवल है ये। 7 डेज़ फेस्टिवल है। तो डेडिकेटेड होता है, डेडिकेटेड टू मदर अर्थ, टू मदर अर्थ, मदर अर्थ के लिए डेडिकेटेड होता है। एंड वो वट एवर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मदर अर्थ आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन पीरियड, जो कि बहुत ही एक हिंदू ट्राइबल हिंदू पीरियड का बिलीफ है, तो उसका प्यूरिफिकेशन के तहत पे फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये हिंदू फेस्टिवल है, याद रखना, दिस इज़ हिंदू फेस्टिवल। बस इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, त्रिपुरा का है। नेक्स्ट है तुम्हारा, मुगल आर्किटेक्चर इज़ ऑल्सो नोन फॉर ब्लेंडिंग
Persian, Islamic, Turkish and Indian style to create a unique Indo-Islamic aesthetics। हाँ, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा था कि सही है, जो मुगल आर्किटेक्चर है टोटल तुम्हारा पर्शियन, इस्लामिक, टर्किश और इंडियन स्टाइल कल्चर्स का ब्लेंड है। रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल आर टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मुगल कंस्ट्रक्शन। ये भी सही है, तो इसका आंसर तुम्हारा बोथ 1 और 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो जो तुम्हारा सबसे पहले तो जो मुगल आर्किटेक्चर है, ये मुगल तुम जानते ही हो, ये बाबर से, अकबर से, जहांगीर से, शाहजहाँ से, औरंगजेब के टेन्योर में चला था तुम्हारा। तो इसका जो फीचर्स कुछ कुछ जो हैं वो क्या क्या फीचर्स हैं, एक तो परफेक्ट बैलेंस है, यानी सिमेट्री है और प्रॉपर सिमेट्री वगैरह है। लार्ज डोम्स, बल्बस और हेमिस्फेरिकल शेप के आर्चेस हैं, मीनार्स हैं, और पर्सियन इन्फ्लुएंस की वजह से चार बाग गार्डन है। अभी हमने पिछले किसी वीडियो में देखा था कि हुमायूं स्टाम चार बाग स्टाइल में ही है, तो चार बाग गार्डन्स हो गया। एक तुम्हारा इसी में एक टर्म याद रख लो, पेत्रा बोलते हैं उसको, पेत्रा दोरा करके, ये सेमी प्रेशियस स्टोन का काम है। ये कैलीग्राफी और जाली वर्क, जाली नेटवर्क की बात करो तो जाली वर्क भी तुम्हारा देखा जाएगा इसमें। रेड सैंडस्टोन्स जो है, जो तुम्हारा रेड कहाँ गया, रेड सैंडस्टोन है वो अकबर के टाइम पे था, ठीक है। और वाइट मार्बल जो तुमने यूज़ किया था शाहजहाँ, ताजमहल इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, शाहजहां। तो हुमायूं डैम के बारे में तुमने मतलब देखा ही था कि पहला गार्डन टॉम इन इंडिया है, जो कि हुमायूं के लिए बनाया गया था, न्यू दिल्ली में है हुमायूं टॉम। तो आई थिंक इतना सफिशेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वायलेशंस ऑफ बास्केटबॉल वायलेशन रूल बताना है। तो उससे पहले तो बास्केटबॉल जो स्पोर्ट है उसके बारे में कुछ पॉइंटर्स देखते हैं। जो बास्केटबॉल है तुम्हारी, ठीक है, सबसे पहले इसको इन्वेंट किसने किया था। जैसे अभी इन्होंने इस साल जूडो के बारे में काफ़ी पूछा था कि जूडो किसने इन्वेंट किया था, कहाँ का स्पोर्ट कहाँ से इन्वेंट हुआ था, किस ईयर में हुआ था। तो इसमें जैसे बास्केटबॉल का पता पूछ ले तो इट्स लाइक जेम्स नाइस्मिथ ने किया था। और कब किया था, 1891 में किया था। यूएसए ओरिजिन है। कितने प्लेयर्स होते हैं, 5 बास्केट 5 प्लेयर्स होते हैं। अब ड्यूरेशन तुम ये याद रखो, जो ड्यूरेशन है, क्योंकि ड्यूरेशन आजकल बहुत पूछ रहा है, ड्यूरेशन तुम्हारी है वो, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि फ्री स्टाइल रेसलिंग की ड्यूरेशन क्या थी, तो 2 राउंड खेलने होते थे 3-3 मिनट के ईच। इसका ड्यूरेशन क्या है तुम्हारा, तो इसका तुम्हारा 4 क्वार्टर्स हैं और 10 मिनट के ईच इंटू 10 मिनट्स, ठीक है। और हाफ टाइम हो जाता है 2 क्वार्टर के बाद, एक हाफ ब्रेक या हाफ टाइम हो जाता है। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें, वो होती है तुम्हारी लेंथ। जो कोर्ट की लेंथ है, लेंथ, विड्थ और हाइट मतलब वो जो हूप होता है, ये जो ऐसे ये बास्केट है, तो ये अगर यहाँ पे तुम्हारा बास्केट है तो ये ग्राउंड है अगर, तो इसके बीच की हाइट, तो हाइट तुम्हारी कितनी होती है, 3.05 मीटर, लगभग 10 फीट की हाइट होती है। कोर्ट की लेंथ क्या होती है, कोर्ट की लेंथ तुम्हारी 28 मीटर होती है। और ब्रेथ की बात करो, यानी विड्थ की अगर तुम बात करोगे, कोर्ट की जो चौड़ाई होती है वो तुम्हारी 15 मीटर होती है, ठीक है। अगर अब इसमें स्कोरिंग सिस्टम देखोगे तो अगर फ्री थ्रो दे रहा है तो 1 पॉइंट मिलता है, इनसाइड आई थिंक इतना मत याद रखो, इतना काफ़ी है। तो अब इसमें जो क्वेश्चन पूछता है रूल के बारे में, तो पहला ऑप्शन है प्लेयर में स्टे इन द रिस्ट्रिक्टेड एरिया फॉर द 5 सेकेंड्स। तो उतना वायलेशन के रूल देख लेते हैं। तो इसका रूल सबसे पहला क्या है, इस ऑप्शन बोलता है प्लेयर में स्टे इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया फॉर 5 सेकेंड्स, ये गलत है। द टीम मस्ट the team must shoot the ball within 8 seconds of play, ये भी गलत है। The dribble ends when both hands touch the ball once, ये सही है। The player remains in a play while standing on a sideline, ये गलत है। अब जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत क्यों है, यहाँ पे 3 सेकंड होगा, सिर्फ 3 सेकंड के लिए होना चाहिए।
ठीक है, और दूसरे वाले में 8 नहीं होगा, 24 सेकेंड्स ऑफ प्ले होगा, 24 सेकेंड्स। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। एंड वाई द फोर्थ वन इज रॉन्ग? फोर्थ वन इसलिए गलत है कि मतलब इसमें लिखा है कि द प्लेयर रिमेन्स इन अ प्ले वाइल स्टैंडिंग ऑन अ साइड लाइन। ये गलत है। अगर कोई भी किसी प्लेयर के बॉडी का कोई भी पार्ट अगर साइड लाइन को टच करता है तो वो आउट ऑफ बाउंड ही होगा। ठीक, तो ये गलत हो जाता है। तो इसका आंसर तुम्हारा ये वाला हो गया, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पोर्ट्स प्लेयर वन द ब्रोंज मेडल इन मिक्स टीम कंपाउंड ओपन आर्चरी इवेंट पेरिस 2024 का ओलंपिक्स में कौन जीता था? तो हमने पहले वीडियो में भी देखा था, उसका करेक्ट आंसर तुम्हारा इनका ये है, शीतल देवी और राकेश कुमार जी ने ब्रोंज मेडल जीता था मिक्स टीम कंपाउंड इवेंट पेरिस ओलंपिक 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द अमेरिकाज रीजनल ऑफिस ऑफ एनडीबी अनाउंस टू बी स्टैब्लिश ड्यूरिंग ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2018? तुमने ये देखा होगा अभी तक जितने भी 7-8 जो वीडियोस बने उसमें ब्रिक्स 2018 के बारे में काफ़ी सिग्निफिकेंस पूछा गया और मेंस में भी ब्रिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो इस पर इन्होंने ब्रिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। तो इसका आंसर तो पहले साओ पालो है। आई एम सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट रॉन्ग, इसका आंसर साओ पालो है। तो अब ब्रिक्स से रिलेटेड फिर से कुछ चीज़ें रिवाइज करते हैं एंड इसका समिट वगैरह कहाँ कहाँ हुआ है, अगला पिछला कब कहाँ होने वाला है, तो वो भी देखते हैं। फुल फॉर्म तो सभी को ही पता है, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका लेटेस्ट एडिशन है इसका। तो एस जो साउथ अफ्रीका है ये 2010 में आया था और इसका जो पहला समिट था ब्रिक्स का वो 2001 में हुआ था, 2009 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रशिया में हुआ था। ब्रिक जो टर्म है वो किसने कॉइन किया था? जो ब्रिक है, पहले मतलब ब्रिक्स नहीं होता था, पहले ब्रिक होता था। तो जो ब्रिक जो टर्म है दैट वाज कॉइन्ड बाय जिम ओनील 2001 में। जिम ओनील ने कॉइन किया था 2001 में। मेंबर्स हम देख ही चुके हैं कौन कौन से मेंबर्स हैं। साउथ कॉपरेशन को प्रमोट करना, जो भी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक, उसको रिफॉर्म करना, ट्रेड, फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन, साइंस वगैरह, इन सब इसमें यहाँ पे कोऑपरेशन अपना इन्हेंस करना और एक तरीके से मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए पुश करना जो भी कंट्रीज़ इसमें हैं। तो इसमें कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस हुए थे जैसे न्यू डेवलपमेंट जो एनडीबी है, तो इसके अंदर एक एनडीबी बैंक आता है दैट इज़ नोन एज न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका जो हेड क्वार्टर है वो तुम्हारा कहाँ पे है? हेड क्वार्टर इसका शंघाई चाइना में है। शंघाई चाइना में इसका हेड क्वार्टर है। और इसी में एक और होता है तुम्हारा जो इस साल मेंस पे भी पूछा गया था, कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ये CRA के नाम से फेमस है। दिस इज CRA, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वगैरह ड्यूरिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इसका ये पर्पस था। ब्रिक्स का जो समिट होता है वो हर साल होता है और अगर तुम बात करो कि कब कौन हेल्ड करा था ब्रिक्स समिट के हिस्ट्री की बात करोगे तो हम थोड़ा सा 2018 से ही देखते हैं कि 2018 में, क्योंकि 2018 में पूछा ही गया है। एक सेकेंड रुको, 18 ये मतलब ऐसे समझ लेना 19, 20, 21, 22, 23, तो 2018 वाला कहाँ हुआ था? 2018 तुम्हारा हुआ था साउथ अफ्रीका में। ऐसे ऐसे याद रखना, साउथ अफ्रीका। फिर 2019 वाला ब्राज़ील में, 20 से ब्राज़ील है। फिर 2020 में रशिया में, याद रखना रशिया में हुआ था। 2021 में तुम्हारा भारत ने इंडिया न्यू दिल्ली में हुआ था, वर्चुअल हुआ था। यहाँ पे भी वर्चुअल क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था तो वर्चुअल हुआ था। 2022 में चाइना में हुआ था एंड ये भी तुम्हारा वर्चुअल था। और 2023 में अगेन जो होना, तुम फॉर्मेट देख रहे हो BRICS, 2023 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। अब 2024 की अगर तुम बात करो, 2024 में रशिया में हुआ था। 2025 में जो हुआ था, जो लास्ट ईयर हुआ था, दैट वाज ब्राज़ील में हुआ था। और 2026 में एक्सपेक्टेड है कि ये इंडिया में होगा। तो BRICS ऐसे याद रख लो। और फिर उसके बाद ये थोड़ा चेंज हो गया है, रशिया से 2024 में रशिया, 25 में ब्राज़ील और आई से तुम्हारा 26 में इंडिया। एक्सपेक्टेड है कि ये इंडिया में होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें साओ पोलो में ये याद रखना कि साओ पोलो में इस्टेब्लिश करने की डिमांड की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ बुक
बिकॉज, इस बुक का नाम है बिकॉज वर्ड मैटर। देख रहे हो तुम कि क्या ही, अभी तुम्हें क्या ही इसमें तुम्हें आता होगा तो कर पाओगे, नहीं तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा। तो पहले तो इसका आंसर क्या है तुम्हारा, जो इसका आंसर है वो ये है, लैंग्वेज रोल इन सोशल जस्टिस। वर्ड से तुम ऐसे समझ सकते हो कि वर्ड लैंग्वेज सिमिलर रिलेटेड है, बट आई थिंक मैनी ऑफ यू विल स्किप दिस क्वेश्चन। अब तुम इसमें अगर निट्टो एलिमिनेशन लगाओगे भी तो इसको लगा के गलत कर दोगे, तो नहीं आता है तो छोड़ दो। 10% भी नॉलेज हो तो अटेम्प्ट करो। इसमें मुझे लगता नहीं है कि 1% की नॉलेज किसी को होगी भी कि ये कोई बुक भी है बिकॉज वर्ड्स मैटर। तो ये जो बुक है ये हमारे जो नोबेल प्राइज विनर है कैलाश सत्यार्थी जी ने पब्लिश करी थी 2017 में। 2017 नोबेल प्राइज विनर है ये। नोबेल प्राइज इसके लिए नहीं मिला था इनको, नोबेल प्राइज मिला, नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो इसका जो थीम है टोटल वो तुम्हारा सोशल जस्टिस पे रिलेटेड है। ये एक तरीके से थीम है सोशल जस्टिस, स्पेशली द फाइट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, एम्पावरमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हो गया, उस पर ये कोर थीम है तुम्हारा। तो कैलाश सत्यार्थी की बुक है ये और इनको नोबेल प्राइज मिला था पीस के लिए। तो इसका आंसर तुम्हारा लैंग्वेज और सोशल जस्टिस है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द रॉक स्लाइड। रॉक स्लाइड के लिए क्या करेक्ट है? इट अफेक्ट्स ओनली द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द, ओनली से तुम इसको हटा दो। इट इज स्लोअर देन रॉक फॉल। रॉक स्लाइड रॉक फॉल से स्लोअर है, ये भी गलत है। इट इन्वॉल्व्स अ बैकवर्ड रोटेशन कैसे होगा भाई? इट अफेक्ट्स अ मटेरियल कंसिडरेबल टू अ कंसिडरेबल, ये सही है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What correctly describes the नीरज चोपड़ा परफॉर्मेंस एट पेरिस डायमंड लीग 2025? तो पेरिस डायमंड लीग 2025 में पहली बात तो इन्होंने अपने ओपनिंग थ्रो, दैट वाज उनका जो थ्रो था, थ्रो की जो लेंथ थी वो 88.16 मीटर थी, उसी में ये जीत गए थे। ही वन दैट, ये याद रख लो, ओपनिंग थ्रो में ही जीत गए थे। ठीक, तो इसमें तो फैक्ट है, याद रखने वाली चीज़ है। नीरज चोपड़ा के बारे में हम लोग बहुत देख चुके हैं तो हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। Following the significant change in leadership of India's premier space agency, which distinguished scientist was appointed as a new chairman of ISRO? अब तुमको इसमें इतना एस सोमनाथ को किसने रिप्लेस किया है? तो वो तुम्हारा वी नारायण ने रिप्लेस किया है। एस सोमनाथ की जगह जो नए इसरो के चेयरमैन बने हैं वो वी नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डैम्स इज करेक्ट? डैम ऑलवेज रेफर्स टू, ऑलवेज डैम हमेशा रेफर करता है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। जैसे ही ये ऑलवेज आ गया तो ये एलिमिनेट हो गया, ये गलत, ये ऑटोमेटिकली ये आंसर हो जाएगा। पर अब हम दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्पिलवेज हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द वाटर फ्लो आइदर इंटरमीडिएटली और कॉन्टिन्यूसली। डैम्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पर्पज है, ये तो बिल्कुल ही सही है। तो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 के बारे में बताना है। प्राइमरीली स्टडीज विच कौन से पार्ट ऑफ सन को सेट करता है? तो सन का एक कोरोना पार्ट है, उसको स्टडी करता है। अब हम थोड़ा सा आदित्य L1 के बारे में देख लेते हैं, बिकॉज ये बहुत ही रिपीटेड मिशन है, ये जो पूछा गया है क्वेश्चन फॉर्मेट में। तो ये जो आदित्य L1 जो मिशन है, ये सबसे पहले तो ये इंडिया की फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है। इंडियाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है ये। ऑब्जर्वेटरी कब लॉन्च हुई थी? ये 2 सितंबर 2023 में लॉन्च हुई थी। जो इसका फाइनल हेलो ऑर्बिट था एट L1 वो तुम्हारा 6 जनवरी 2024। लोकेशन क्या है इसकी? लोकेशन इसकी रही है सन और अर्थ का जो लेग्रांजे पॉइंट है, लेग्रांजे पॉइंट जिसको हम लोग L1 भी बोलते हैं, वो है इसकी लोकेशन। डिस्टेंस क्या है अर्थ से? जो इसकी डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ दैट इज नियरली 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। क्या एडवांटेज है? 24/7 अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ सन देखने को मिलेगा। इस अनइंटरप्टेड सन का व्यू, सन्स व्यू देखने को मिलेगा।
तो जो L1 पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज कंटिन्यूअस सोलर ऑब्जर्वेशन है, कोई भी अर्थ का शैडो नहीं देखने को मिलेगा, अर्ली डिटेक्शन है सोलर फेयर्स और कोरोना मास इंजेक्शंस का, और हेल्प किस में हेल्प करेगा, स्पेस वेदर फोरकास्टिंग में तुम्हारा हेल्प करेगा। अभी का स्टेटस क्या है इसका कि अभी बहुत ही ये मिशन पूरी तरीके से फुल्ली ऑपरेशनल है, इसने एंटर कर दिया है सोलर के मैक्सिमम फेज में। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है अभी तो, बाकी आई थिंक इतना ही सफिशेंट है। टाइमिंग याद रखना, 2 सितंबर को लॉन्च हुआ था। फाइनल हेलो ऑर्बिट 6 जनवरी 2024 है, ये 2024 में पहुंचा था। जो फाइनल हेलो ऑर्बिट है दैट इज एट L1, L1 इज लेग्रांजे पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स दैट आर स्कार्स इन इंडिया। नॉन फेरस मेटालिक मिनरल बताना है जो कि इंडिया में कमी है एक तरीके से। तो ऑप्शंस देखते हैं, आयरन, कोल, बॉक्साइट। भाई भर भर के आयरन कोल है, तो ये तो गलती हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपर, जिंक, लेड। यही सही है बिकॉज इसकी थोड़ी कमी है हमारे पास। और पहली बात तो नॉन फेरस बोला, तो इस वजह से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये तो बिल्कुल गलत है। एंड माइका, डोलमर, फेल्सपार गलत है। इसका आंसर तुम्हारा ये नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स है, तो बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, जोनल काउंसिल्स वर क्रिएटेड बाय। जोनल काउंसिल, अभी हमने कुछ पहले वीडियो में देखा था कि हमारे पास स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट वगैरह गिवन था, और पहली जोनल काउंसिल उसको अरेंज करना था तुमको क्रोनोलॉजी में। तो ये तुम्हारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, उसके बाद ये क्रिएट हुआ था, ये जो 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उसके बाद जो जोनल काउंसिल्स क्रिएट हुई थी। थोड़ा सा इसका ब्रीफ देख लें इस एक्ट के बारे में। तो आया कब था, इसमें लिखा ही है 1956 में आया था। क्या है ये एक्ट? तो थोड़ा देखो क्या हुआ था कि अगर तुम इसका बैकग्राउंड देखोगे तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है, स्टेट्स बहुत ही इरेगुलर बाउंड्रीज पर बेस्ड थे। क्या था वो, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट्स थे। तो पब्लिक ने डिमांड की कि एक काम करो कि लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स की डिमांड की। तो बहुत ही प्रेशर के बाद आंध्र प्रदेश हमारा सबसे पहला, जो आंध्र प्रदेश है 1953 में पहला लैंग्वेज लिंग्विस्टिक डिमांड पर पहला स्टेट बना। ठीक, अब उसके बाद प्रेशर और बढ़ा इससे, तो आती है तुम्हारी 1953 में ही एक कमीशन आती है जिसका नाम है तुम्हारा फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन आती है, तो इसमें बनाया गया कि इसमें मेंबर्स थे फजल अली जो चेयरमैन थे, KM पन्निकर और HN कुनरू, ये तुम्हारे इसमें कुछ मेंबर्स थे जिसके चेयरमैन फजल अली थे। इन्होंने रिकमेंड किया कि स्टेट्स को मेनली लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइज करो। ही रिकमेंडेड कि मतलब ही क्या, ये कमीशन ने रिकमेंड किया कि स्टेट्स को लैंग्वेज के बेस पे थोड़ा मतलब बनाओ, रिकॉग्नाइज करो, जो जहाँ लैंग्वेज बोली जाएगी उस स्टेट को उसी लैंग्वेज से रिकॉग्नाइज करो। तो स्टेट रिकॉग्निशन बाय थ्रू लैंग्वेज, ऐसे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन वाया लैंग्वेज। तो एक्ट का पर्पस क्या था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स का रिऑर्गेनाइजेशन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना हो, नेशनल यूनिटी को मेंटेन करना हो। ये इन्फोर्समेंट, फिर ये एक्ट जो तुम्हारा आता है दैट इज़ योर 1956 में, इस एक्ट का यही पर्पस था कि थोड़ा सा मतलब रिऑर्गेनाइजेशन हो लिंग्विस्टिक बेसिस पे, नेशनल यूनिटी को मेंटेन करना हो। इन्फोर्समेंट तो पता ही है, इम्प्लीमेंट हुआ था फर्स्ट, ये जो एक्ट है 1 नवंबर 1956 में इम्प्लीमेंट हुआ था। जो मेजर चेंजेस हुए थे, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। जो पुराना जो क्लासिफिकेशन था जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डी था, जो पार्ट ए ये मतलब पार्ट A, B, C और D जो था उसको हटा दिया गया, कैंसिल कर दिया गया था। लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज को इम्पोर्टेंस दी। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं रीऑर्गेनाइजेशन के, जैसे केरल हो गया, केरल बना था, मलयालम स्पीकिंग एरियाज, मैसूर हो गया जो कि अभी कर्नाटका जिसको हम लोग जानते हैं वो तुम्हारा कन्नड़ स्पीकिंग था, आंध्र प्रदेश 1953 में बना था, तेलुगु स्पीकिंग एरिया था, बॉम्बे जो कि अब महाराष्ट्र और गुजरात में सेपरेट हो गया था 1960 में, तो वो तुम्हारा मराठी स्पीकिंग मेजरली एरिया था।
तो अब थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग इसको कैसे मिलती है। आर्टिकल 3 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है, वो पार्लियामेंट को एक तरीके से पावर बोल देता है कि तुम नए स्टेट्स बना सकते हो और बाउंड्रीज वगैरह चेंज कर सकते हो और मतलब नेम्स को भी चेंज कर सकते हो। आर्टिकल 3 के अंदर नए स्टेट बनाना, बाउंड्रीज को चेंज करना और नेम्स चेंज करना ये लिखा है। तो इसको एक पार्लियामेंट्री बैकिंग भी आराम से मिल गई थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे अगर तुम, तो इसने इंडिया को एक फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रांग हुआ इस पर्टिकुलर थिंग से। लिंग्विस्टिक डिमांड्स को कॉन्स्टिट्यूशनल वे से सॉल्व किया गया और रीजनल टेंशन थोड़ी कम हुई, नॉट सेइंग पूरी कम हुई, यूनिटी वगैरह भी थोड़ा स्ट्रेंथन किया गया था। तो दिस इज ऑल व्हाट इज। तो इससे कमीशन रिलेटेड याद रखना, फजल अली कमीशन आई थी 1953 में आई थी, 1953 में आई थी आंध्र प्रदेश के बनने के बाद। आंध्र प्रदेश जब पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बन गया, स्टेट रिकग्नाइजेशन एक्ट 1956 में पास हुआ था, बट उससे पहले ही आंध्र प्रदेश बन गया था। उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा तो फजल अली कमीशन आई, जिसने बोला था कि स्टेट्स को मेनली लैंग्वेज के बेसिस पे रिकग्नाइज करो। फजल अली कमीशन के मेंबर्स कौन कौन थे? फजल अली जो कि चेयरमैन थे हो गए, और एक तो यही हो गए, एंड के एम पन्निकर हो गए, और कौन थे? के एम पन्निकर हो गए और एच एन कुनरू हो गए, ये इनके मेंबर्स थे। बस इतना बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements regarding the distribution of legislative powers between union and state legislature is correct? union और state legislature के बीच में जो power division है वो उसमें से सही क्या क्या है? तो पहला स्टेटमेंट है तुम्हारा, स्टेट लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर्स। नहीं भैया, यूनियन की लिस्ट में मैटर सिर्फ यूनियन ही करेगा, स्टेट में नहीं करेगा। यूनियन लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर्स ऑन कॉन्करेंट लिस्ट ओनली विद द स्टेट अप्रूवल। नहीं, बिल्कुल गलत। अभी हम आर्टिकल्स भी देखेंगे, थोड़ा रुको भी। यूनियन गवर्नमेंट कैन इशू द डायरेक्शन टू स्टेट अंडर आर्टिकल 256। द यूनियन गवर्नमेंट कैन 256 बिल्कुल सही है, ये कैन इशू डायरेक्शन स्टेट अंडर आर्टिकल 256। द यूनियन स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स। नहीं भैया, पहली बात तो स्टेट के पास कोई पावर नहीं होती यूनियन लिस्ट को देख के, तो ये गलत है। तो इसका आंसर सी पार्ट हो गया। अब हम इसी से रिलेटेड, लिस्ट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स जो पूछे गए हैं वो देखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है 245। कलर चेंज करते हैं, 245 245 क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को, मतलब जो पार्लियामेंट है एंड स्टेट लेजिस्लेचर को मैं ऐसे लिख रही हूँ, लॉ बना सकते हैं। दे कैन मेक लॉ, कैन मेक लॉज वगैरह बना सकते हैं। पार्लियामेंट का क्या होगा? उसके पास पूरी इंडिया या किसी पार्ट के लिए, और स्टेट सिर्फ अपने स्टेट के लिए। पार्लियामेंट किस पे लॉ बना सकता है? या तो पूरे इंडिया के लिए या फिर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए बना सकता है। स्टेट लेजिस्लेटिव क्या करेगा? वो पूरे, मतलब अपने किसी स्टेट, जिस भी स्टेट का होगा, जैसे अगर यूपी है तो यूपी से रिलेटेड लॉ बना सकता है। फिर 246 क्या है? 246 तुम्हारा लॉ मेकिंग पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तरीके से ऐसे याद, कीवर्ड याद रखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो 7th शेड्यूल जो हमारा कहता है दैट इज बेस्ड ऑन यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, दैट इस पे 246 आर्टिकल उसी पे ही बेस्ड है। 248 याद रखो, 248 तुम्हारा रेजिडरी पावर्स है। रेजिडरी पावर हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। रेजिडरी पावर्स, रेजिडरी पावर्स जो हो गई वो 248 में लिखा है। ये जो सब्जेक्ट किसी लिस्ट में नहीं है तो वो सेंटर के पास, इंडिया स्ट्रॉन्ग, इंडिया को मतलब स्ट्रॉन्ग, इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ये इस वाले आर्टिकल से भी पता चल रहा है। रेजिडरी पावर्स मतलब ना जो लिस्ट में, मतलब ना स्टेट लिस्ट में है ना ही तुम्हारा यूनियन में है, वो तुम्हारा कॉन्करेंट में होगा। सॉरी, जो किसी भी लिस्ट में नहीं, ना ही यूनियन में है, ना ही स्टेट में है, ना ही कॉन्करेंट में है, तो वो तुम्हारा फिर ऑटोमेटिकली रेजिडरी पावर हो जाएगा, और वो तुम्हारा, उसका जो अधिकार है वो तुम्हारा सेंटर के पास होता है। फिर आर्टिकल 249 अगर राज्यसभा किसी चीज को नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर करती है तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर भी लॉ बना सकता है। अगर कोई नेशनल इंपॉर्टेंस आती है तो पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, वो तुम्हारी स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बना सकती है। आर्टिकल 250 किससे रिलेटेड है? इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट पर लॉ बनाने का अधिकार दिया गया है। 252 क्या बोलता है कि अगर 2 से 2 और मोर स्टेट्स रिक्वेस्ट करें, ठीक है,
तो पार्लियामेंट उनके लिए लॉ बना सकती है। ऐसे मान लो जैसे कि असम और त्रिपुरा मिलके कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो पार्लियामेंट उनके लिए भी लॉ बना सकती है। आर्टिकल 254 तुम्हारा कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। कन्फ्लिक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में अगर सेंटर स्टेट में कन्फ्लिक्ट हुआ तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। आर्टिकल 256 जो बोला गया है कि स्टेट को सेंटर के लॉज को फॉलो और इम्प्लीमेंट करने होंगे, जैसा भी सेंट्रल बोलेगा। 257 सेंटर स्टेट को डायरेक्शन देता है कि मतलब स्पेशली नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर पे कि तुम मतलब जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही तुम करोगे। आई थिंक दिस इज़ मोर देन सफिशेंट। आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल बनाता कौन है? प्रेसिडेंट बनाता है। इसका चेयरमैन कौन होता है तुम्हारा? इसका चेयरमैन तुम्हारे प्रधानमंत्री होते हैं। ये सेंटर स्टेट और स्टेट एड कोऑर्डिनेशन के लिए इस काउंसिल को बनाया गया था। और 268 तुम्हारा ड्यूटीज़ से रिलेटेड है, दैट इज़ स्टैम्प ड्यूटीज़ वगैरह हो गया, उससे जो भी ड्यूटीज़ लेविड बाय सेंटर एंड कलेक्टेड बाय स्टेट्स उससे रिलेटेड है। 269 तुम्हारा जो भी सेंटर टैक्सेस जो भी लेविड बाय सेंटर एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट शेयर विद स्टेट उससे रिलेटेड है। आर्टिकल जो 270 तुम्हारा सेंटर के टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर और स्टेट के बीच में। ये मतलब आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो अब बाकी के आर्टिकल्स हम आगे, क्योंकि अभी मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो लिस्ट से रिलेटेड होंगे, तो अभी रिकॉलिंग करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट आई हैव टोल्ड। एंड नेक्स्ट पे आई विल बी टेलिंग। 280 तो तुम याद रखो, फाइनेंस कमीशन है, एवरीबडी नोज दिस आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन बताना है। तो पहला असर्शन है, PSLV C59 मिशन लॉन्च्ड इन October 2024 अचीव्ड अ नोटेबल माइलस्टोन फॉर इंटरनेशनल स्पेस कॉर्पोरेशन। ये बिल्कुल सही है, कोई भी एक्सट्रीम कीवर्ड नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जो इसको नेगेट करता हो, तो ये सही है। दिस मिशन सक्सेसफुली डिप्लॉयड प्रोबा 3 सैटेलाइट्स मार्किंग द फर्स्ट डेडिकेटेड सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम ESA's यूनिक फॉर्मेशन फ्लाइंग। ये भी सही है, तो इसका आंसर तुम्हारा ए पार्ट हो जाएगा। बोथ A and R are true. Next question. Bharati Nyaya Sanhita, that is BNS, consolidates and amends the provision related to which branch of law? कौन से? तो ये आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से रिपीट किया गया है क्वेश्चन। तो इसका आंसर तुम्हारा क्रिमिनल, एक मिनट रुको, आई थिंक कुछ गड़बड़ है इसमें। इसका आंसर तुम्हारा ये है, दैट इज क्रिमिनल सब्सटेंशियल लॉ इसका आंसर है। ये पिछले वीडियो में भी रिपीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड है ये। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एम्स टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स। और इम्प्लीमेंट, ये गलत है, ये सही है। ए ट्रू बट आर इज फॉल्स। इन्होंने सारे रिपीटेड क्वेश्चंस लगा दिए हैं। फोकल फिशर फोक, ये भी पढ़ा लास्ट वीडियो में ही था। 2000 करप्शन पर्सपेक्शन, ये वाला जो है 2000, ये तुम्हारा ये अभी का क्वेश्चन है। 2024 का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स फाइंडिंग, हाउ डज द करप्शन मोस्ट लाइकली अंडरमाइन द ग्लोबल क्लाइमेट। तो तुमको बाय वीकनिंग, फाइनेंशियल वीकनिंग तो नहीं करेगा, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बाय डिस्करेजिंग, वीकनिंग गलत है, डिस्करेजिंग गलत है। बाय डाइवर्टिंग क्लाइमेट फर्स्ट एंड अलाउ द अनड्यू इन्फ्लुएंस ओवर एनवायरमेंटल पॉलिसीज, ये सही है। बाय इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन अमंग द फॉसिल फ्यूल्स कंपनीज, ये गलत है। तो इसका आंसर तुम्हारा ये हो गया। देन 196 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज न्यू इको टूरिज्म पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बैलेंस, कंजर्वेशन एंड लाइवलीहुड इसका करेक्ट आंसर है, ये बनाना होता है इसका। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में तुमको नॉलेज होगी तो तुम अटेम्प्ट करोगे, अदरवाइज स्किप करोगे। बैन ह्यूमन एक्टिविटी ऐसे हटा दो, मैक्सिमाइज प्रॉफिट विदाउट हटा दो, टर्न एरियाज इनटू रिसोर्ट्स हटा दो। तो एक लौता ही एथिकल आंसर है, एथिक्स देख लो इसमें तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements about sugar industry are correct? Sugarcane sucrose content decreases during transportation. ये सही लग रहा है। शुगर इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, ये भी सही है। शुगर इंडस्ट्री इज अनसूटेबल फॉर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, थर्ड गलत होते ही ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब पहला और दूसरा सही है, तो इसका आंसर तुम्हारा फोर्थ फिर सही हो जाएगा। तो 1, 2 and 4 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द मिस्टी इनिशिएटिव लॉन्च इन इंडिया। मिस्टी इनिशिएटिव के बारे में बताना है। डिजिग्नेटेड टू इंक्रीज द मैंग्रोव कवर एंड लाइवलीहुड, बिल्कुल सही। इनिशिएटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये गलत है। फाइनेंस थ्रू द काम्पा फंड एंड मनरेगाज, ये कहाँ से आ गया, ये मनरेगा या ऐसा कोई लेना देना है नहीं, तो सिर्फ ओनली वन होना चाहिए इसका आंसर। नहीं, एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, ये सही है। फर्स्ट भी सही है और थर्ड भी सही, सेकंड गलत है, तो ऐसे कर सकते हो तुम एलिमिनेशन से भी फर्स्ट एंड थर्ड, माय बैड। अब थोड़ा इसके इनिशिएटिव के बारे में देखते हैं, कब आया था, क्या सीन है इसका। तो ये जो स्कीम है, इनिशिएटिव है तुम्हारा, वो 2023-24 का जो बजट आया था उसमें इनिशिएट किया गया था और इनॉग्रेट मतलब उसमें लाया गया था इस स्कीम को। तो अगर तुम डेट पूछोगे तो 5 जून, जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है तुम्हारा, 5 जून 2023 को ये स्कीम आई थी। एंड टू रिस्टोर एंड प्रोटेक्ट द मैंग्रोव इकोसिस्टम, इसका मेजर जो रोल था वो यही था। और इसको जो फाइनेंस किया गया था काम्पा फंड और मनरेगाज ने किया था, दैट इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो इसके थ्रू ये फाइनेंसिंग, इसको बैकिंग मिली थी, तो इसका आंसर फर्स्ट एंड थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द कलबेलिया। कलबेलिया राजस्थान के स्नेक चार्मर्स कम्युनिटी करते हैं। कलबेलिया परफॉर्म्स रेयरली डॉक्यूमेंट देयर आर्ट ड्यू टू द ओरल ओरल नोमैडिक हेरिटेज, ये सही है। कॉस्ट्यूम्स अवॉइड स्टिच्ड एलिमेंट्स इन ऑनर ऑफ, अवॉइड तो नहीं करता है स्टिच्ड। दिस आर्ट वॉज इंक्लूडेड इन यूनेस्को ICH लिस्ट विदाउट एनी रिटन एप्लीकेशन, ये गलत है। इसका आंसर सिर्फ फर्स्ट वन हो गया, दैट इज ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबो सपेरा कलबेलिया डांस की फेमस एक्सपोनेंट है। एवरी मनी बिल इज़ अ फाइनेंस बिल, ये सही है। मनी बिल के बारे में बहुत देखा है, आर्टिकल 110 है, 109 प्रोसीजर बताता है, 110 मनी बिल है, तो फाइनेंस बिल 117 में है, तो ये तो सही है। एवरी फाइनेंस बिल इज़ अ मनी बिल, ये गलत है, तो इसका आंसर तुम्हारा ओनली वन हो गया। एक चीज़ और याद रखना, 2010 में इसको यूनेस्को 2010 में इट वॉज रिकग्नाइज्ड एज यूनेस्कोस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, दैट इज ICH का मतलब क्या है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, विदाउट थोड़ा गलत बना देता है, और 2010 में इसको रिकग्नाइज किया गया था। ठीक, बस तो हो ही गया, मनी बिल के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, एंड कुछ 2-3 क्वेश्चंस रिपीटेड थे, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ऐड ऑन कर दूंगी, डोंट वरी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ डू गाइज अटेम्प्ट इन द क्विज फॉर्मेट टू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू।